यार देखो, जिंदगी में ना हर रिश्ते का एक हिसाब किताब होता है। लेन देन चलता रहता है। कभी तुम किसी के लिए कुछ करते हो, कभी कोई तुम्हारे लिए। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना, जिनमें एक बंदा बस लेता ही जाता है और दूसरा बस देता रहता है। और जब वो रिश्ता खत्म होता है तो हिसाब की किताब खोल कर देखने का मन करता है कि भैया आखिर हुआ क्या। हमारे देश का, हिंदुस्तान का, अंग्रेजों के साथ भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था। लंबा चला, करीब 190 साल। कहते हैं 1757 में प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ और 1947 में जब हम आजाद हुए तब जाकर खत्म हुआ। दोस्ती तो थी नहीं, ये तो सब जानते हैं। वो हमारे घर में आए और फिर घर के मालिक ही बन बैठे, और जब गए तो पीछे बहुत कुछ छोड़ डाच गए और हमसे बहुत कुछ ले भी गए। अब इसमें से क्या हमारे काम का था और क्या बस उनके मतलब का, ये समझना जरूरी है। जैसे वो कोई पुराना दोस्त मिल जाता है ना, जिसके साथ बहुत बुरा अनुभव रहा हो, तो बैठकर सोचते हैं कि यार इस रिश्ते ने हमें दिया क्या और हमसे लिया क्या। आज हम भी वही करने वाले हैं। आज अपन बैठकर इत्मीनान से ये हिसाब लगाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। समझेंगे कि इन 190 सालों में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तिजोरी से क्या क्या निकाला और बदले में हमें क्या थमाकर चले गए। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, ये हमारे आज की भी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये हिसाब किताब। देखते हैं कि इस लेन देन में कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में। अब देखो यार, जब कोई आपके घर आता है ना, तो सबसे पहले उसकी नजर आपके ड्राइंग रूम पर नहीं, आपकी तिजोरी पर होती है। अंग्रेजों के साथ भी यही सीन था। वो व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन उनकी नीयत शुरू से ही यहाँ के पैसे, यहाँ की दौलत पर थी, और उन्होंने लूटा। भाई साहब, ऐसा लूटा कि दुनिया देखती रह गई। अपन लोग बात करते हैं ना कि यार उसने मेरा 1000 का चूना लगा दिया, उसने 5000 ले लिया। यहाँ बात हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की भी नहीं है। एक स्टडी है जानी मानी अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक की। वो कहती हैं कि 1765 से 1938 के बीच, मतलब लगभग 173 सालों में, अंग्रेज यहाँ से करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति ले गए। 45 ट्रिलियन डॉलर। भाई, इसमें इतने जीरो होते हैं कि अपना कैलकुलेटर हैंग हो जाए। आज की तारीख में दुनिया के सबसे अमीर देशों की पूरी इकोनॉमी मिला दो, तब जाकर शायद ये नंबर बने। ये पैसा हमारा था, हमारे पूर्वजों की मेहनत का था। वो पैसा जिससे हमारे शहर और भी शानदार हो सकते थे, हमारे गांव और खुशहाल हो सकते थे, हमारे लोगों की जिंदगी और बेहतर हो सकती थी। लेकिन वो पैसा समंदर पार करके ब्रिटेन चला गया, वहां की सड्डेचकों को चमकाने, वहां की फैक्ट्रियों को चलाने। ये कोई व्यापार नहीं था, ये सीधी सीधी लूट थी जो पीढ़ियों तक चलती रही। अब पैसा तो ले ही गए, लेकिन फैक्ट्री चलाने के लिए सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता। माल चाहिए होता है, कच्चा माल, और उसके लिए उनकी नजर पड़ी हमारे खेतों पर, हमारी जमीन पर। हिंदुस्तान उस वक्त सोने की चिद्दियां ऐसे ही नहीं कहलाता था। हमारे यहाँ का कपास, हमारी नील, हमारे मसाले, चाय, जूट दुनिया भर में मशहूर थे। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने एक सिस्टम बनाया। वो हमारे किसानों से ये सारा कच्चा माल, ये रॉ मटेरियल कौडियों के दाम पर खरीदते थे। मतलब जो कपास 100 रुपये का होना चाहिए, उसे 10 रुपये में ले लिया, जबरदस्ती। और फिर इस सारे माल को जहाजों में भरकर वो ले जाते थे ब्रिटेन, अपनी मैनचेस्टर और लिवरपूल की बड़ी बड़ी मिलों में। वहां उस कपास से कपड़ा बनता था, शर्ट बनती थी, और फिर वही शर्ट वापस जहाज में लदकर हिंदुस्तान के बाजार में बिकने आती थी, और हम ही लोग उसे खरीदते थे 10 गुना ज्यादा दाम पर। मतलब माल भी हमारा, मेहनत भी हमारी, और बाजार भी हमारा, और मुनाफा सारा का सारा उनका। ये एक ऐसा चक्कर था जिसमें पिस सिर्फ हिंदुस्तान ही रहा था। हमारा किसान, हमारा कारीगर सब बर्बाद हो रहे थे और उनकी तिजोरियां भरती जा रही थीं। सोचकर देखो, आपकी एक दुकान है, बढ़िया चल रही है, आपके अपने ग्राहक हैं, आपका अपना हिसाब किताब है, और एक दिन एक बाहर का आदमी आता है और कहता है कि आज से इस बाजार में सिर्फ मेरी चलेगी, तुम्हारी दुकान बंद। कुछ ऐसा ही अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए किया। वो आए तो थे व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे व्यापार पर ही कब्जा कर लिया। उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई, ऐसे कानून लाए कि हिंदुस्तान के जो अपने व्यापारी थे
जो सदियों से पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहे थे, उनका धंधा ही चौपट हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक छित्र राज हो गया, मोनोपोली जिसे कहते हैं। मतलब खरीदने वाला भी वो, बेचने वाला भी वो, दाम तय करने वाला भी वो। हमारे जो व्यापारी थे, जो सिल्क और मसालों का काम करते थे, उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा। या तो वो अपना माल कंपनी को औने पौने दाम पर बेचे या फिर भूखे मरे। जो बंदरगाह हमारे थे, जिन पर हमारे जहाज लंगर डालते थे, उन पर उनका कब्जा हो गया। इससे भारतीय व्यापारियों को इतना नुकसान हुआ कि कई पीढ़ियों की जमा पूंजी खत्म हो गई। वो बाजार जो कभी हमारा था, अब उसमें हम सिर्फ एक मजदूर बनकर रह गए थे। यार, लगान फिल्म तो सबने देखी होगी। भुवन की टीम मैच जीत जाती है और गांव वालों का लगान माफ हो जाता है। लेकिन असल जिंदगी में अंग्रेजों के राज्य में कोई मैच नहीं था और लगान कभी माफ नहीं होता था। उन्होंने टैक्स वसूलने के ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए, इतने कठोर कानून लागू किए कि आम आदमी की कमर ही टूट गई। जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, नाम बड्ढे फैंसी थे, लेकिन काम एक ही था, किसान को निचोड़ना। चाहे फसल हो या न हो, बाढ़ आए या सूखा पड़े, अंग्रेज सरकार को अपना हिस्सा, अपना टैक्स पूरा का पूरा चाहिए होता था। और ये टैक्स सिर्फ किसानों पर नहीं था। हमारे जो बुनकर थे, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मलमल और सिल्क बनाते थे, उन पर भी भारी टैक्स लगाए गए। मकसद साफ था, हिंदुस्तान के घरेलू उद्योग को खत्म करना, ताकि इंग्लैंड में बनी चीजों के लिए कोई कंपटीशन ही न बचे। नतीजा ये हुआ कि किसान कर्ज के बोझ तले दबता चला गया, साहूकारों के चंगुल में फंसता चला गया, और जो बुनकर कभी अपने हुनर के बादशाह हुआ करते थे, वो मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। ये एक ऐसा शोषण था जो कागज पर कानून की आड़ में किया जा रहा था। जब आप किसी देश का पैसा लूट लेते हैं, उसका कच्चा माल छीन लेते हैं, उसके व्यापार को बर्बाद कर देते हैं और उसके किसानों पर भारी टैक्स लगा देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है भूखमरी, अकाल, गरीबी। अंग्रेजों की नीतियों का सीधा असर हमारे लोगों के पेट पर पड़ रहा। उन्होंने किसानों को खाने पीने की फसलें जैसे गेहूं और चावल उगाने की जगह नील और कपास जैसी कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया, क्योंकि उससे उन्हें मुनाफा होता था। अनाज के गोदाम खाली होने लगे और जब कभी सूखा पड्डा या बाढ़ आई तो हालात बद से बदतर हो गए। इतिहास गवाह है कि ब्रिटिश राज में हिंदुस्तान ने कई भयानक अकाल देखे। 1770 का बंगाल का अकाल, 1876 का दक्कन का अकाल, 1943 का बंगाल का अकाल। इन अकालों में लाखों नहीं, करोड़ों लोग मारे गए। लोग भूख से सड़कों पर दम तोड़ रहे थे और अंग्रेज सरकार यहां से अनाज एक्सपोर्ट कर रही थी। ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाएं नहीं थीं, ये इंसानों द्वारा बनाई गई थी। ये सरकार की गलत नीतियों का नतीजा थी। वो देश जो कभी दुनिया को खिलाता था, अब खुद दाने दाने को मोहताज हो गया था। गरीबी एक सच्चाई बन गई जो पीढ़ियों तक हमारे साथ चिपकी रही। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अंग्रेज जब गए तो कुछ चीजें छोड़ दाच कर भी गए। लोग गिनाते हैं, देखो जी, रेलवे तो वही लाए, आज पूरा देश जुद्धा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सिस्टम, मतलब ये जो कलेक्टर और कोर्ट कचहरी का ढांचा है, ये भी उन्हीं की देन है। अंग्रेजी भाषा, जिससे आज हम दुनिया से बात कर रहे हैं। मॉडर्न एजुकेशन, स्कूल कॉलेज, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ, एक यूनिफाइड आर्मी, ये सब गिनाया जाता है उनके खाते में। और बात सही भी है, ये चीजें आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये सब उन्होंने हमारे भले के लिए किया था? क्या उनके दिल में हिंदुस्तान के विकास की कोई तमन्ना थी? रेलवे इसलिए नहीं बनाई गई कि एक बिहारी बाबू मुंबई में अपनी किस्मत आजमा सके। रेलवे इसलिए बनी ताकि वो देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक और अपनी सेना को विद्रोह दबाने के लिए जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए बनी ताकि वो इतने बड़े देश पर आसानी से राज कर सके और टैक्स वसूल सके। अंग्रेजी इसलिए आई ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल सके जो उनके लिए काम करे। हर देन के पीछे उनका अपना एक गहरा मतलब, अपना एक स्वार्थ छिपा हुआ था। तो यार,
हिसाब की ये किताब बंद करने का वक्त आ गया है। एक तरफ है 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट, बर्बाद हुए उद्योग, करोड़ों लोगों की जानें और पीढ़ियों की गरीबी, और दूसरी तरफ है रेलवे, कानून और अंग्रेजी भाषा जैसी व्यवस्थाएं। लेकिन जैसा हमने देखा, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अंग्रेजों की इस देन का असली मकसद कभी हम भारतीयों का भला करना था ही नहीं। उनका हर कदम, हर पॉलिसी, हर निर्माण सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए था, अपने राज को और मजबूत करने के लिए था। वो एक ऐसा बगीचा बना रहे थे जिसमें फूल तो खिलें, लेकिन उनकी खुशबू सिर्फ लंदन तक जाए। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें हमें फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी जो दिखने में तो मॉडर्न थी, लेकिन उसकी आत्मा औपनिवेशिक थी, गुलाम बनाने वाली थी। आज आजादी के 75 साल बाद भी हम उनकी बनाई कई चीजों से जूझ रहे हैं और कई चीजों का फायदा भी उठा रहे हैं। ये एक जटिल विरासत है, कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल किसी पुराने बिगड़े हुए रिश्ते की तरह, जिसकी अच्छी बुरी यादें हमेशा साथ रहती हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? क्या अंग्रेजों की ये व्यवस्थाएं, ये रेलवे, ये कानून लंबे समय में भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई, या फिर वो जो हमसे लूट कर ले गए उसका नुकसान इतना बड़ा है कि ये देन उसके सामने कुछ भी नहीं है? अपनी राय, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगली बार मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।